नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है अभिषेक सत्यव्रतम। भारतीय बाजार ने आज नए रिकॉर्ड लेवल्स, नए हाई भी देखे, उसके बाद ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली दिखी और ये मुनाफा वसूली तो इनफैक्ट अभिषेक एंटिसिपेटेड भी थी क्योंकि वीकली एक्सपायरी है। लेकिन एक अच्छी खबर और एक ताजा खबर से शुरुआत करेंगे, वो है चंद्रयान 3 की उड़ान। अब से ठीक 24 घंटे बाद मानसी, कल 2:35 घंटे 3 मिनट बाद 2:35 पर चंद्रयान 3 का लॉन्च होगा। और आप देखिए कितनी खूबसूरत हमारी संस्कृति है कि वैज्ञानिकों की टीम पहुंची है तिरुपति मंदिर दर्शन वहां पर करने एक चंद्रयान 3 का मिनिएचर लेके वो वहां वैज्ञानिकों की पूरी टीम पहुंची। और अब उम्मीद ये की जा रही है कि 4 साल पहले हमने चंद्रयान 2 की नाकामी देखी है। हालांकि पूरी तरह से नाकाम नहीं कहेंगे मिशन वो, लेकिन फिर भी थोड़ी सी निराशा जरूरी थी। जो देर रात तक जगे थे जो चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के चांद की सतह पर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, उनको थोड़ी सी निराशा जरूर हासिल हुई थी। लेकिन कल दोपहर 2:35 पर बहुत ही एक ताकतवर रॉकेट है मार्क 3 MV3 जिसको बोलते हैं, वो लेकर इसको उड़ेगा चांद की तरफ। और इनफैक्ट अगले 14 दिन रोवर लैंडर के चारों ओर 360 डिग्री में घूमेगा। आपको बता दें 24 और 25 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग होती दिखेगी। ये पहली बार हो रहा मानसी। चांद पर तो कई बार सॉफ्ट लैंडिंग कराई है 3 देशों ने, चौथा देश भारत बनेगा, उम्मीद हम ये करेंगे। लेकिन पहली बार हुआ कि दक्षिणी ध्रुव पर ये इस बार लैंडिंग कराई जाएगी, इसकी कोशिश होगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। और 41 दिन में चांद की यात्रा पूरी होगी। पहले सर्कुलर मोशन में पहले धरती के 5 चक्कर लगाएगा चंद्रयान, उसके बाद चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा और उसके बाद सब कुछ अगर ठीक रहा तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 24 या 25 अगस्त को चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो जाएगी। चलिए, तो बिल्कुल उम्मीद यही है। और जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि वैज्ञानिक जो हैं, इसरो की टीम जो है, वो मॉडल लेकर मंदिर पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए चंद्रयान 3 की लॉन्च से ठीक पहले। तो ये पॉजिटिव खबर जिसके साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। और शुरुआत में चलिए बाजार का भी एक रुख कर लेते हैं। इस वक्त सेंटिमेंट्स जो है वीकली एक्सपायरी है और इसी के चलते हमने उम्मीद भी लगाई थी कि हो सकता है फर्स्ट हाफ से अलग सेकेंड हाफ दिखे। देखिए, बाजार ने अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश की। 19,567 के उच्चतम स्तर भी हमने देखे, जो कि एक रिकॉर्ड लेवल भी थे। और लेकिन उसके बाद ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली, एक डिप स्टीप डाउन ट्रेंड, और उसके बाद बाजार जो है वो संभलते हुए नजर आए। लेकिन चलिए, ये सारे के सारे सेंटिमेंट्स के बीच हमारी टेक्निकल टीम और फंडामेंटल एक्सपर्ट्स की टीम जुड़ी है, उनका स्वागत करते हैं। टेक्निकल पैनल पर नागराज शेट्टी और क्षितिज गांधी हमारे साथ, और साथ ही विजय चोपड़ा हमारे साथ एज अ फंडामेंटल एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन, आपका स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। इस वक्त के सेंटिमेंट्स को देखते हुए नागराज, शुरुआत आपसे करेंगे और आप बताइए, नए रिकॉर्ड हाई देखने के बाद जो मुनाफा वसूली आज के सत्र में देखने को मिली है, किस तरह के वॉलेटाइल ट्रेड्स आप देख रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या बिल्टअप कर रहे हैं, मार्केट पर स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आपकी क्या होगी? जैसे मार्केट आज ऊपर के स्तरीय से एक बिकवाली दिखने को मिला, कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में इवन दो नया रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद स्ट्रेंथ बिल्डअप नहीं हो रहा है। सो ऊपर के लेवल से जाने के लिए वीकनेस तो, सेलिंग प्रेशर तो एमर्ज हो रहा है हायर लेवल से। और मैं मानता हूँ कि लास्ट 5-6 दिन में मार्केट एक दायरे में मूवमेंट हो रहा है। ऊपर के लेवल अराउंड 19,500, 550, नीचे के लेवल अराउंड 19,300। टेक्निकली माना जाता है कि जब भी कोई इंडाइसेस या कोई अंडरलाइंग ऊपर के दायरे से फेल होके नीचे आता है, वो एक इंडिकेशन है कि वो निचला स्तर, जो निचला लोअर रेंज है, वो एक बार हिट करता है। मेरे ख्याल से छोटा सा डाउनवर्ड करेक्शन रहेगा मार्केट में, कंसोलिडेशन मूवमेंट रहेगा। और आगे वाले दिनों में और 100-150 पॉइंट का निफ्टी गिरा तो भी कुछ आश्चर्यजनक बात नहीं है। मेरे ख्याल से 19,300 की एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। ठीक है, निफ्टी के लिए 19,300 का सपोर्ट है। हालांकि 200-300 अगर अंक नीचे आता भी है तो वाकई कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़े बेस पर अब जाकर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और कहीं ना कहीं 20,000 का जो आंकड़ा है, 20,000 का जो पिन कोड है, जो 18 स्वदेश आपको लगातार आपको रूबरू करवा रहा है, उसके पास जाने की कोशिश हो रही है। लेकिन क्षितिज को जोड़ेंगे। और क्षितिज, आपसे सीधे देखिए, इंडेक्स अभी तो हमने ले लिया नागराज से, आप ये बताइए कि लास्ट आवर का ट्रेड 1 घंटा बचा हुआ है, आपको ट्रेड के मौके कहां पर दिख रहे हैं? अपने ट्रेडिंग कॉल्स बताइए। बिल्कुल अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन।
देखिए यहाँ पे अगर हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो ऊपरी स्तरों से बाजार फिसला जरूर है, बट अगेन प्रॉफिट बुकिंग के चलते, एक्सपायरी वीक के चलते, एक्सपायरी डे के चलते कहीं ना कहीं जो है गिरावट देखने को मिल रही है। जो नजरिया रहेगा अभी भी देखिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। जिस तरह का मोमेंटम मार्केट में बना हुआ है, बिल्कुल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ही कारगर रहेगी। तो आज का जो फोकस रहेगा, सुबह से हम हलचल देख रहे हैं आईटी काउंटर के अंदर, तो दोनों ही पिक्स मेरी बाय रिकमेंडेशन रहेंगी और दोनों ही स्टॉक्स में मेरे रहेंगे आईटी काउंटर में से। पहला स्टॉक रहेगा टीसीएस का। टीसीएस के देखिए रिजल्ट्स के बाद जिस तरह का मोमेंटम स्टॉक ने पिक किया है लोअर लेवल से, आई बिलीव ये मोमेंटम बिल्कुल कैरी रहना चाहिए। अगर टेक्निकली बात करें तो स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, अच्छे वॉल्यूम्स आते दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है लोअर लेवल से जो बाइंग उभरी है आने वाले सत्र में, आखिरी 1 घंटे में और आने वाले सेशंस में इनफैक्ट यह कैरी रहनी चाहिए। स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी 3335 के रेंज में, 3335 के रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाऊंगा 3290 रुपए के नीचे। 3290 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग बैट ली जा सकती है। ऊपरी स्तरों पे मुझे लगता है 3420, उसके बाद 3440 तक की मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ सेशंस। दूसरा जो स्टॉक रहेगा अगेन आईटी काउंटर में से ही पिक करूंगा, स्टॉक का नाम है टेक महिंद्रा। अगर टेक महिंद्रा के टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो अगेन आईटी काउंटर के अंदर जिस तरीके का रुझान बना हुआ है, यहाँ पे टेक महिंद्रा में एक फ्रेश ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं चार्ट्स के ऊपर। स्टॉक ट्रेड कर रहा है लगभग 1172 के करीब। यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हो जाऊंगा 1145 के नीचे। 1145 की स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग बैट बिल्कुल करी जा सकती है। अपसाइड में टारगेट पोटेंशियल रहेंगे स्टॉक के 1220, उसके बाद 1225। तो दोनों ही स्टॉक टेक्निकली आईटी काउंटर में से रहेंगे। बाय रिकमेंडेशन टेक महिंद्रा और टीसीएस में। टीसीएस और टेक महिंद्रा ये दोनों के दोनों शेयर आज हम देखें कि तेजी दिखा रहे हैं, लेकिन ये तेजी पर भी इन शेयरों पर भरोसा दिखा रहे हैं क्षितिज। 3440 का टारगेट टीसीएस के लिए, 3335 पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, तो ठीक ठाक अपसाइड यहाँ से। और टेक महिंद्रा के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 1220 रुपए का। विजय नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि टीसीएस या फिर एचसीएल टेक नतीजों से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, और कल के सत्र में हमने ये देखा था कि इन्हीं स्टॉक्स के चलते इंडेक्स भी नीचे आया था, लेकिन नंबर्स आए और टीसीएस के नंबर मिले जुले आए, एचसीएल टेक के नंबर थोड़े वीक साइड पर आए, लेकिन एचसीएल टेक ने भी क्या बढ़िया रिकवरी दिखाई। आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या कहीं इन तेजी के पीछे स्टॉक्स में अमेरिका में जिस तरह से हमने 2 साल में सबसे निचले स्तर पर महंगाई दर के आंकड़ों को देखा है, सीपीआई महंगाई की, क्या वहां से ट्रिगर हो रहा है? और आपको क्या लगता है कि ये तेजी या फिर जो खरीदारी का रुझान है शेयरों में, ये क्या सस्टेन कर सकता है? देखिए, 2-3 बुनियादी चीजें हमें समझनी होंगी कि आईटी पैक जब गिरना शुरू हुआ वो क्यों शुरू हुआ। जब से जंग शुरू हुई तो यूरोप में, यूएस में अनसर्टेनिटीज थी, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, उसके चलते हुए अनसर्टेनिटीज थी, बहुत सारे लोगों को की नौकरियां गई, कंपनीज ने अपने एक्सपेंशन प्लान्स शेल्फ कर दिए, और क्योंकि इतनी ज्यादा महंगाई थी, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई थी, तनख्वाहें बढ़ाने का स्कोप नहीं था, बिजनेस के ऊपर भी हम लोग जस्ट कोविड से निकले ही थे, तो कई सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से आईटी पैक में एक गिरावट देखने को मिली। टीसीएस जैसे स्टॉक भी करीब करीब 35-40% गिर गए थे टॉप से। अब अगर हम बात करें कि कितना और खराब हो सकता है, मुझे लगता है कि शायद हम बॉटम बना चुके हैं या बॉटम के आसपास हैं आईटी पैक में, और आईटी और फार्मा लीड करेगा आने वाले कुछ तिमाहियों में, और हम ये देखेंगे कि आईटी कंपनीज अच्छा करेंगे। मैं कहूंगा ये रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, एवरेज भी नहीं थे, मैं तो कहूंगा काफी रिजल्ट्स खराब थे। जो एक्सपेक्टेशंस लगा के मार्केट बैठा हुआ था इन कंपनी से, तो वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, मगर ये कहीं ना कहीं प्राइस्ड इन भी था जो भाव में। तो यहाँ से कितनी गिरावट हो सकती है, उसका जवाब ये है कि शायद हम बॉटम बना चुके हैं या बॉटम के आसपास हैं। तो आई थिंक कि यदि कोई 100 रुपए लगाना चाहता है तो आईटी कंपनीज में 30-35 रुपया, 40 रुपया लगा सकता है इस लेवल पे, और यदि और गिरावट होती है तो और आप निवेश कर सकते हैं। ये जो खबर आई है कल यूएस की, जो इन्फ्लेशन नंबर्स नीचे आए हैं, ये बात इस बात का द्योतक है कि आगे फेडरल रिजर्व शायद इंटरेस्ट रेट्स ना बढ़ाए और शायद कम भी होने शुरू हो जाए। आप ये बात समझिए, पिछले 50-60 सालों में इस तरीके के इंटरेस्ट रेट्स ना यूएस ने देखे ना यूरोप ने देखे हैं, और अगर आप ईसीबी की बात करें तो नियर जीरो अदर माइनस इंटरेस्ट रेट्स रहे हैं फॉर क्वाइट सम टाइम। आपके दर्शकों की नॉलेज के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि इंटरेस्ट रेट्स माइनस में भी रहे हैं। तो उन कंट्रीज में जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स माइनस थे, वो लोग 4%, 5% का रेट देख रहे हैं, और यूएस में मॉर्गेज इज क्लोज टू अबाउट 7%। तो ये अनदेखा था यूएस इकोनॉमी के लिए, और मेरा ये मानना है कि अब चीजें यहाँ से इम्प्रूव होनी चाहिए, और जंग का भी कोई ना कोई रेजोल्यूशन निकल ही आएगा, और मुझे लगता है कि वो फैक्टर्ड इन है ग्लोबल मार्केट्स में। यूएस मार्केट्स में लगभग जंग से पहले के हाई पे पहुंच चुके हैं।
तो आई थिंक कि आईटी पैक अच्छा करना चाहिए। ओके, आईटी पैक ऑन लॉन्ग टर्म प्ले अच्छा कर सकता है। इनफैक्ट सुबह भी हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स जुड़े थे उनका भी यही नजरिया था कि शॉर्ट टर्म के लिए भले ही कंसर्न्स दिख रहे हो, लेकिन लंबी अवधि के लिए आईटी सेक्टर पर नजर होनी चाहिए। और जिस तरह से हमें चोपड़ा जी भी बता रहे हैं, आईटी सेक्टर को अलग तरीके से ही देखना होगा। जब टेक्निकल्स को देखना, फंडामेंटल में कई सारे फैक्टर्स और ट्रिगर्स और ग्लोबल कनेक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ सेक्टर है, तो फंडामेंटली इस सेक्टर को अलग तौर पर देखना होगा। लंबी अवधि के लिए अब भी वहां पर जो है कह सकते हैं उम्मीदें बिल्कुल बरकरार हैं। आगे बढ़ते हैं। और नागराज जी, शायद आपने अपने ट्रेडिंग आइडिया स्टॉक स्पेसिफिक नहीं बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? हाँ मानसी जी, मैं ये ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में दोनों साइड से ट्रेड देना चाहूंगा। फर्स्ट वन इज अ लॉन्ग एंड सेकंड वन इज अ फ्रॉम द शॉर्ट साइड। लॉन्ग में आप चार्टिकली देखोगे केआरबीएल कई दिनों से, कई हफ्तों से एक डाउन ट्रेंड में था। आप वीकली चार्ट से देखोगे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास से ये एक बाउंस बैक दिया है। आज एक जो एक शार्प सेल ऑफ आया था क्विक इसमें इंट्राडे में, उसके बाद में रिकवरी किया है। रिकवरी करके ये जो भी रेंज मूवमेंट था लास्ट 3-4 दिन का, उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से इधर से बाय करना चाहिए। अराउंड 351 के आसपास ट्रेड हो रहा है। उसका टारगेट रहेगा 370 का, 370 375 का टारगेट रह सकता है, और स्टॉप लॉस रख सकता है 340 का। सेकेंड वन यूपीएल में मैं सेल कॉल देना चाहूंगा। शॉर्ट साइड में मेरा व्यू है। चार्टिकली देखोगे लॉन्ग टर्म के लिए यूपीएल एक बड़ा डाउन ट्रेंड दिख रहा है मुझे, और एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लास्ट वीक इस वीक हम देख सकते हैं एक बड़ा सपोर्ट का एक डाउन साइड ब्रेकआउट हो गया अराउंड 670 के आसपास। सो इस वीक में ऑलरेडी 5% 4.8% गिर चुका है। ओवरऑल टेक्निकल चार्ट पैटर्न वीक है। मुझे लगता है कि फ्रेश गिरावट है आफ्टर कंसोलिडेशन, और मुझे लगता है कि और भी निचला स्तर में ये स्टॉक छू सकता है। कैश में मैं मानता हूं कि 600 का एक लेवल रहेगा जो टारगेट बोल सकते हैं नियर टर्म के लिए, और अगर स्टॉप लॉस रखना है तो अराउंड 650 का रख सकते हैं। बिल्कुल, एक खरीदारी की कॉल और एक बिकवाली की कॉल। यूपीएल पर बिकवाली शॉर्ट सेल करेंगे इस वक्त नागराज की तरफ से, और क्षितिज ऑलरेडी अपने आईटी स्पेसिफिक कॉल्स दे चुके हैं टीसीएस और टेक महिंद्रा पर। टेक्निकल कॉल्स और फंडामेंटल आउटलुक तो हम ले रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस में तो स्ट्रैटेजी ढेर सारी, ऑप्शंस में भी तो कमाई के मौके हैं। आइए हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस का चैंपियन का रुख करते हैं। और ऑप्शन के चैंपियन बताने के लिए kushbohra.com के कुश बोहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुश, गुड आफ्टरनून। बताइए कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजी लाए हैं आप? जी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू मानसी। एक्चुअली आज की स्ट्रैटेजी देने के पहले मैं क्विक अपडेट शेयर कर लूं। मैं नागराज को सुन रहा था, उन्होंने भी यूपीएल में शॉर्ट कॉल दिया है, और कल की जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो यूपीएल में बेयर पुट की थी। आज जहां मार्केट ने नए रिकॉर्ड हाइस टच की और फिर यहाँ स्लिप हुआ है, यूपीएल पूरे दिन प्रेशर में रहा। और कल अगर किसी ने हमारी बात सुन के, हमारी स्ट्रैटेजी सुन के वो यूपीएल में बेयर पुट स्ट्रैटेजी लगाई होती, तो आज उन्हें 6,000 रुपए का मुनाफा हो रहा होता। सो दैट इज ऑन यूपीएल। अभी भी वो जो स्ट्रैटेजी है आप कंटिन्यू कर सकते हैं होल्ड करना। आज की जो मेरी स्ट्रैटेजी है दैट इज ऑन चोला फाइनेंस। स्टॉक में देखिए हमने अच्छा रन अप देखा था। अब एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर आया है, लेकिन स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके रिबाउंड करने की अटेम्प्ट कर रहा है। यहाँ से स्टॉक में और ऊपर के लेवल्स जो है ये देखने मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक में आप लगाएंगे एक बुल कॉल स्प्रेड, जहाँ पे 1150 का कॉल जो है आप 24 रुपए पे बाय करें, और 1180 का जो कॉल है उसे 14 रुपए पे सेल करें। इसमें आपका जो मैक्स लॉस पोटेंशियल है वो 12,500 रुपए का है, लेकिन जो मैक्स प्रॉफिट पोटेंशियल है ये 25,000 रुपए का है। चोला फाइनेंस अगर एक्सपायरी पे 1180 के ऊपर क्लोज होता है तो आपका मैक्स प्रॉफिट जो है वो 25,000 रुपए का हो जाएगा। फाइनेंस में ये स्ट्रेटजी 1150 की कॉल खरीदनी है 24 पर, 1180 की कॉल बेचनी है 14 रुपए पर, और इसमें जो आपको मैक्सिमम लॉस या फिर मैक्सिमम प्रॉफिट उसके भी आंकड़े कुछ ने शेयर कर दिए। कुछ बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए। अधिकतम जो मुनाफा होगा 25,000 का होगा, और अधिकतम जो नुकसान होगा स्ट्रेटजी में वो है 12,500 रुपए का। लेकिन अब टीसीएस के नतीजों के बाद और टीसीएस के नतीजों के साथ साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इन्फोसिस में तेजी है, आईटी सेक्टर के तमाम स्टॉक्स आज अच्छी रौनक दिखा रहे हैं, तो विप्रो से उम्मीदें थोड़ी सी बढ़ गई हैं। विप्रो के नतीजे आज आने वाले हैं, नंबर्स कैसे आएंगे, क्या अनुमान लेके चल रहे हैं, ये बताने के लिए अनीशा हमारे साथ हैं। अनीशा बताइए।
जी हाँ, विप्रो से भी काफ़ी म्यूटेड एक्सपेक्टेशन है आफ्टर TCS एंड HCL टेक। ओवरऑल अगर हम कांस्टेंट करेंसी की बात करें तो मैनेजमेंट ने ही खुद ने गाइड किया था कि उनका रेवेन्यू 1 से 3% तक फॉल हो सकता है ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस, और स्ट्रीट ये मान के चल रहा है कि इस क्वार्टर में हमने ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखा है, इसलिए जो परफॉर्मेंस है वो एक्चुअली वीकर रहेगा। तो 2 से 3% तक का डिक्लाइन हम मान के चल रहे हैं इन कांस्टेंट करेंसी टर्म्स। जो अगर डॉलर रेवेन्यू की बात करें तो वो $2,777 मिलियन के आसपास रहेगा। सर्विस रेवेन्यू की बात करें रुपी टर्म्स में तो 22,870 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है, और मार्जिन बिकॉज टॉप लाइन काफ़ी लिमिटेड है तो मार्जिन पे भी प्रेशर रहेगा, इसलिए 15.9% का एक्सपेक्टेशन है। प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन होगा, 3,040 करोड़ का एक्सपेक्टेशन है। इस क्वार्टर की बात करें तो डील विंस में भी काफ़ी अनाउंसमेंट नहीं आए हैं, इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लास्ट 2 क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर शायद थोड़ा कम रहेगा डील विन मोमेंटम, तो वो हमें देखना पड़ेगा। प्लस मैनेजमेंट कमेंट्री क्या है आगे चल के BFSI सेगमेंट को। ऑफ कोर्स विप्रो हमें यूजुअली क्वार्टरली गाइडेंस भी देता है, तो Q2 का गाइडेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी तक विप्रो का स्टॉक ने बाकी बड़ी कंपनी से थोड़ा बेहतर किया था क्योंकि बायबैक का सपोर्ट था, अब वो चला गया है, तो इसलिए वीकनेस की एक्सपेक्टेशन है विप्रो से। ठीक है, तो विप्रो को लेकर ये अनुमान, और हम देख रहे हैं कि आज विप्रो में हालांकि थोड़ी सी तेजी दिख रही है क्योंकि आईटी के सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। लेकिन चोपड़ा जी, आपसे जानना चाहेंगे, विप्रो इसने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है, बाकी आईटी स्टॉक्स के मुकाबले भी इसका प्रदर्शन थोड़ा सा कमजोर रहा है। नतीजों पर अब नज़र है, और जैसा कि अनीशा बता रही है कि इससे बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद करके नहीं चलनी चाहिए, और वही स्थिति हमने देखी है बाकी कंपनियों की स्थिति में भी। आप ये बताइए कि विप्रो के नतीजे से पहले क्या रणनीति आप अपनाने की सलाह देंगे? एक समय हो गया कि 400 रुपए के रेंज के आसपास ही ये शेयर घूम रहा है। बहुत ही शानदार कंसोलिडेशन हुई है, ये बात आप हम सबको समझनी होगी। विप्रो इज आल्सो वन ऑफ द आईटी बेलवेदर्स, आईटी बेयरमाउथ्स, और आज से नहीं सालों से ये कंपनी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती है, और विश्व में बहुत जगहों पर इसके ऑपरेशंस हैं। निश्चित रूप से कुछ ऐसा समय आया जब आईटी पैक पूरा का पूरा ही नहीं चला। मैं इसका हाई देख रहा हूँ 742 रुपए का चलता था ये 14 अक्टूबर 2021 में, और 2023 में आपको ये मिल रहा है 393 रुपए का। कंपनी की अगर आप कैश देखें बुक्स पे तो बहुत जबरदस्त कैश है बुक्स पे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं नजर आती। आज भी अगर मार्केट कैप देखें 2,16,000 करोड़ का है, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग 19 का है। वर्स्ट के सिनेरियो में भी अगर जो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 18 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 16 का है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा यहाँ से खराब हो सकता है। अगर मैं सेल्स नंबर्स देखूं, पिछले साल जहां पे करीब 80,000 करोड़ की सेल्स थी, अब 90,000 करोड़ की है। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा खराब नहीं है, और कहीं ना कहीं EPS भी मेंटेन हो रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन हो रही है। और अगर मैं प्रॉफिट देखूं, प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं 12,000 करोड़ और 11,500 करोड़ का, तो बहुत ज्यादा फर्क मुझे नहीं लगता कि यहाँ से पड़ेगा। और यहाँ से चीजें अच्छी होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा कि या तो बॉटम बन चुका है या बन रहा है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहूंगा कि बेधड़क अगर आपको 100 रुपए लगाने हैं तो 40 रुपए का इन्वेस्टमेंट आप अभी कर सकते हैं। और आईटी के, मैं लार्ज कैप आईटी की बात कर रहा हूँ, मिड कैप की बात नहीं कर रहा। लार्ज कैप आईटी में आप आसानी से 30-40% ऑफ योर कैपिटल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, विप्रो को लेकर ये व्यू। लेकिन अगर हम आज निफ्टी के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों की लिस्ट को देखेंगे तो पावर ग्रिड का शेयर उसमें 3.5% की कमजोरी के साथ आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आई पावर ग्रिड को लेकर, लेकिन 263 वाला शेयर 243 का जरूर हो गया है। क्षितिज, पावर ग्रिड हम देख रहे हैं कि दिन के निचले स्तरों के आसपास ही कारोबार कर रहा है और 245 रुपए के नीचे आकर भी ट्रेड कर रहा है। पावर ग्रिड में क्या अभी आपको और डाउनसाइड दिख रही है, या फिर अब ये उन लेवल्स के आसपास आ रहा है जहां पर खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए पावर ग्रिड के अगर हम लोग अगर स्टॉक के मूव्स की तरफ देखें, हिस्टोरिकली भी स्टॉक थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है। हमेशा स्टॉक में देखा गया है कि ब्रेकआउट देने के बाद कहीं ना कहीं गेन्स फिजल आउट होते दिखाई देते हैं और फिर से दोबारा से एक बार स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट करने के बाद अपनी नई रैली स्टार्ट करता है। तो अगर हम हिस्टोरिकली मूव्स की तरफ ध्यान दें और इस तरीके का मोमेंटम, जिस तरीके की मूव्स आज के सेशन में देखने को मिल रहे हैं, लगभग 3-3.5% के यहाँ पे लॉसेस के साथ ट्रेड
करता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल यहाँ पे आपने सही दर्शाया, अगर हम लोग टेक्निकली बात करें तो स्टॉक अपने अहम सपोर्ट लेवल्स की तरफ फिलहाल मूव करता दिखाई दे रहा है। सपोर्ट लेवल जो स्टॉक के निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 240 से 238 रुपए के जोन में। तो यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक बार फिर से पावर ग्रिड को यहाँ पे कैच करने की, यहाँ पे लॉन्ग बेट्स लेने की। बिकॉज ओवरऑल अगर बात करें हम पैरामीटर्स पे, तो जब तक स्टॉक अपने 230 के जोन को इंटैक्ट करके चल रहा है, हर लेवल पे मुझे लगता है यहाँ पे एक बार बाइंग फिर से उभरनी चाहिए। तो 230 का यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस हो जाऊंगा किसी भी क्लाइंट को पोजिशनल बेसिस पे। 230 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। इनफैक्ट नई फ्रेश लॉन्ग पोजीशन भी यहाँ पे ली जा सकती है। इस वक्त अगर बाजार को देखेंगे, दिन के उच्चतम स्तर से निफ्टी में गिरावट करीब 150 अंकों की देखने को मिली है। प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो नजर आएगा ही, लेकिन इसके साथ साथ अगर ब्रॉडर इंडिसेस को भी देखेंगे, शार्प प्रॉफिट बुकिंग का फेज वहाँ पर भी मिड कैप और स्मॉल कैप में भी देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स इसे एक मौके के तौर पर ही देखना है, क्योंकि काफ़ी अच्छा चल जाने के बाद बाजार जो है एक एंट्री पॉइंट या एंट्री लेवल दे रहा है। देखिए निफ्टी मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी इस वक्त दिन के निचले स्तरों पर करीब 125 अंकों की गिरावट हाथ लगी है। तो मिड कैप स्मॉल कैप पॉकेट से चुनिंदा शेयर्स में एंट्री का भी एक मौका बनता हुआ यहाँ पर। लेकिन इस बीच जहाँ जहाँ नतीजे आ रहे हैं, अच्छे नतीजों का असर उन स्टॉक्स पर पड़ रहा है, और ऑफकोर्स कमजोर नतीजे जैसे फेडरल बैंक हम देख रहे हैं कमजोरी झेल रहा है, लेकिन उसके ठीक विपरीत आनंद राठी में आज 8% की तेजी देखने को मिली है। नागराज, Q1 में कंपनी के रेवेन्यूज में करीब 33% की बढ़त दिखी। AUMs की अगर बात करें वहां पर भी 32% का इजाफा, और अच्छे नतीजों के चलते हमने देखा कि आनंद राठी वेल्थ में दिन की शुरुआत से ही जो वन साइड अप मूव थे वो कंटिन्यूड रहे। 8% की तेजी अब भी जारी है। जी हाँ, चार्टिकली एक बढ़िया अपसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन ऊपर की स्तर से भी प्रॉफिट बुकिंग आया है स्टॉक में। मुझे नहीं लगता ये कंटिन्यूसली अपसाइड एक मेंटेन करेगा। थोड़ा कुछ कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। जो आज का एक अपसाइड गैप ओपन हुआ है, ओपनिंग अपसाइड गैप, वो गैप का सपोर्ट करीब करीब 950-960 तक एक दिखा रहा है। मुझे लगता है कि वो एक आगे वाले दिनों में सपोर्ट रहेगा। अगर इधर से कुछ भी डिक्लाइन आता है तो निचला स्तर से एक अच्छा खासा बेस बन सकता है। चलिए, आनंद राठी पर ये राय आपको मिलती है एक टेक्निकल चेक। लेकिन जोमेटो में आज और इनफैक्ट यहाँ से आगे और कितनी तेजी बाकी है, क्योंकि 52 हफ्ते की ऊंचाई पर तो जोमेटो का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 5% की मजबूती 81 के स्तरों पर रहा आज। इतनी ज्यादा मजबूती और शेयर में 1 साल की ऊंचाई पर कारोबार देखने को मिला है। इस तेजी के पीछे के कारण क्या है, ये जानते हैं पूजा त्रिपाठी से। उसके बाद इस पर एक चार्ट चेक भी लेंगे। पूजा, बताइए, जोमेटो का स्टॉक वन साइड तेजी दिखा रहा है। जी, जोमेटो के शेयर में शानदार उछाल देखने को मिल रहा है और भारी वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर खरीदारी नजर आ रही है। अगर पिछले 3 महीने की बात करें तो शेयर में 55% का जोरदार उछाल देखने को मिला है, और 40 रुपए का जो निचला स्तर था वहां से भी अब स्टॉक 109% चल चुका है। हम आपको बता दें कि कंपनी का जो इश्यू प्राइस था वो 76 था, और उससे भी अब करीब 11% स्टॉक ऊपर आ चुका है, और मार्केट कैप एक बार फिर से 70,000 करोड़ के पार निकल चुका है। अब इसमें कुछ रिपोर्ट्स भी आई थी, बीते कुछ महीने पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई थी, और अब धीरे धीरे ऐसा कुछ बैलेंस शीट में भी देखने को मिल रहा है हमें जोमेटो के। अगर जेफरीज के रिपोर्ट की बात करें तो अप्रैल में शेयर पर 100 रुपए का लक्ष्य दिया था, और ICICI सिक्योरिटीज ने जोमेटो को अपने टॉप लिस्ट में शामिल किया था, और उनका ये भी कहना था कि एक साल में सेक्टर के मुकाबले 26% ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जेफरीज की रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि डिलीवरी आय से यहाँ पर ग्रोथ होने की बात की जा रही थी, और FY 22 से 26 के बीच 26% की औसत ग्रोथ का भी अनुमान जताया था। तो कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी आई हैं, और अब वो बैलेंस शीट में अब दिखाई भी दी है। अगर FY 23 के नतीजे देखेंगे तो चौथे तिमाही में हमने देखा कि कंपनी का घाटा आधा होकर 188 करोड़ रह गया। ऑपरेटिंग आय में 70% का उछाल देखने को मिला। फूड डिलीवरी सेगमेंट में सबसे अच्छा प्रदर्शन था। एबिटा मार्जिन 1.2 से बढ़कर 4 से 5% करने का लक्ष्य कंपनी ने दिया था, और इसके अलावा क्विक कॉमर्स कारोबार में भी कंपनी के घाटे में कमी आई है। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बैलेंस शीट भी सुधरी है। ब्रोकरेज हाउस के रडार पर ये स्टॉक आ ही चुका था कुछ महीने पहले, और अब हम उसका इम्पैक्ट जो है वो कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी देख रहे हैं। बिल्कुल पूजा, शुक्रिया ये सारे के सारे ट्रिगर्स हमें बताने के लिए। तो ये तो फंडामेंटल ग्रोथ ट्रिगर्स रहे। क्षितिज, कोई चार्ट चेक क्विकली जोमेटो पर 52 हफ्ते की ऊंचाई पर 81 के लेवल्स, 84 आज का दिन का हाई है। बिल्कुल मानसी, यहाँ पे देखिए जोमेटो की बात करें तो बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है स्टॉक के अंदर लोअर लेवल से। इनफैक्ट यहाँ पे 52 हफ्ते की ऊंचाई पे ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। देखिए टेक्निकली अगर बात करें तो लोअर हायर पैटर्न काइंड ऑफ
पैटर्न कैन बी सीन ऑन टू द चार्ट्स, तो विच इज अ पॉजिटिव सिग्नल फॉर द स्टॉक्स प्राइस मूविंग फॉरवर्ड। यहाँ से आगे चलते अगर हम लोग बात करें रेजिस्टेंस की, तो अगला रेजिस्टेंस जो स्टॉक का बनेगा वो बनेगा, अहम सत्र बनेगा 90 से 92 रुपए की रेंज में। तो फिलहाल अगर किसी के पास पोजीशन है तो बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया 90 की रेंज में एक बार स्टॉक आता है, 90, 91 की रेंज में, वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करें। फिलहाल स्टॉक के अंदर बने रहने की सलाह रहेगी। ओके, निफ्टी में ऊपरी स्तरों से हम देख रहे हैं करीब 200 अंकों की गिरावट है। दिन के निचले स्तरों पर इस वक्त बाजार ट्रेड करता हो 19,500 के पार के हमने दर्शन भी किया, उसके बाद अब 19,400 के नीचे भी निफ्टी एक बार गया। लेकिन चलिए एक छोटी पूरी की पूरी बढ़त गंवाकर इस वक्त सपाट ट्रेड कर रहा है 19,390 के आसपास से निफ्टी, यानी कि दिन के ऊपरी स्तर से तकरीबन 170 अंकों के आसपास की गिरावट है और निफ्टी बैंक ने अपनी पूरी की पूरी बढ़त गंवा दी है। लाल निशान फिसलता हुआ दिख रहा है इस वक्त निफ्टी बैंक। अगर हम मार्केट की ब्रेथ की बात करें तो वो भी बेयर्स के ग्रिप में जाता हुआ दिख रहा है। हर एक बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले तकरीबन 2 बढ़ने वाले शेयर आपको बाजार में दिखेंगे। हालांकि हिंडाल्को ने अपनी लीडरशिप बरकरार रखी है, 2.5% के आसपास की मजबूती वहां पर है। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स की बदौलत ही बाजार अभी संभलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि टीसीएस, इन्फोसिस, एलटीआई, माइंडट्री, ये तमाम स्टॉक्स आज हम देख रहे हैं कि 1.5 से 2.5% के आसपास की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन डीलिंग रूम में क्या हलचल हो रही है, किस शेयर को लेकर खबरें गर्म हैं, चर्चाएं हो रही हैं, गपशप हो रही है, ये जानेंगे और चलेंगे शरद के पास। खास सेगमेंट लेकर आएंगे खबर गर्म है। शरद बताइए क्या चर्चाएं चल रही है डीलिंग रूम में? जी बिल्कुल, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं साउथ इंडियन बैंक फोकस में रहने वाला है और हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि जो साउथ इंडियन बैंक की जो सर्च कमेटी है उन्होंने जो है रेकमेंड किया है, लाइकली रेकमेंड किया है शालिनी वारियर को जो है वो अगली एमडी और सीईओ बन सकती हैं बैंक की। अब याद रखिए जो करंटली वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फेडरल बैंक की और 2015 से 2020 तक वो जो थी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी रह चुकी हैं। अब साउथ इंडियन बैंक जो है ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स भेजा है जिसमें उनका भी नाम जो है शामिल है और ये आरबीआई को दिया गया है। याद रखिए और भी सारे नाम हैं और आरबीआई की फाइनल अप्रूवल अभी भी अवेट करेगी जब आपके साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के जो पद के जो नए दावेदार रहेंगे उनको लेके। अब याद रखिए साउथ इंडियन बैंक जो है नए एमडी और सीईओ को खोज रहे हैं जब से उनके जो एग्जिस्टिंग जो एमडी थे पहले जो मुरली रामकृष्णन वो आगे जाते हुए अपनी एक्सटेंशन को जो है नहीं बढ़ाए हैं और हमने जो था ईटी नाउ स्वदेश ने जो था हमने जो है दोनों बैंक्स को क्वेरीज दी और वहाँ से कोई अभी तक रिस्पांस नहीं आया है। तो यहाँ पे एक डेवलपिंग स्टोरी हो रही है साउथ इंडियन बैंक में। और अगर स्टॉक के बारे में बात करें तो पिछले साल से अभी तक जो है स्टॉक लगभग आप कह सकते हैं 3 गुना जो है बढ़ गया है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो शालिनी वारियर ये नाम आ रहा है एमडी एंड सीईओ पद के लिए। शालिनी वारियर के नाम की सिफारिश की है साउथ इंडियन बैंक ने और फेडरल बैंक की वर्तमान ईडी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं शालिनी वारियर फिलहाल फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक के नतीजे पे है तो डबल झटका है ये तो मानसी, बिल्कुल डबल झटका है। और इस वक्त अगर आप देखेंगे करीब फेडरल बैंक के स्टॉक प्राइस में भी गिरावट है और इम्पैक्ट साउथ इंडियन बैंक की न्यूज़ फ्लो जो अभी शरद हमें बता कर गए हैं। हालांकि साउथ इंडियन बैंक के शेयर में हम देख रहे थे कि कल अच्छी तेजी आ रही थी और तमाम जो छोटे बैंक्स थे वहां पर रौनक थी, लेकिन अभी इनको आरबीआई की अंतिम मंजूरी का इंतजार करना होगा। फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से ये एक्सक्लूसिव खबर है जो आपको हम बता रहे थे, लेकिन ऐसी चर्चाएं अब गर्म हैं। चोपड़ा साहब जरा साउथ इंडियन बैंक के बारे में बताइए और अगर आपको इनके बारे में जानकारी है, शालिनी वारियर के बारे में, इनके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में, जरा उस पर भी गाइड कीजिए। कितना बड़ा डेवलपमेंट होगा ये? चोपड़ा साहब सर अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कभी भी टॉप लेवल पे जो टॉप डेक पे चेंजेस होते हैं कोई नई बात नहीं है और कुछ चेंजेस यदि हो भी रहे हैं तो आई थिंक इट इज फॉर गुड और मैनेजमेंट ने एक अच्छा डिसीजन लिया होगा। नो डाउट साउथ इंडियन बैंक का कोई मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, बहुत सालों से मैं इसको ट्रैक करता हूँ और कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही दिया है इस स्टॉक ने और यदि मैं पिछले 5-6 सालों का भी परफॉर्मेंस देखूं तो तब भी करीब 22-23 रुपए का हाई था। पिछले 5-6 साल में इसने ये हाई तोड़ा नहीं है। तो vis-a-vis बहुत सारे दूसरे बैंक्स अवेलेबल हैं जहां पर हम निवेश कर सकते हैं। तो यदि कोई लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं तो मेरा यही मानना होगा कि एक बार एग्जिट करें और बहुत सारे बैंकिंग में पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप बैंक इंडिया देख सकते हैं, आप यूको बैंक देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आज थोड़ी गिरावट में भी मिल रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि साउथ इंडियन बैंक में खास करके अब यहाँ से बहुत ज्यादा तेजी बनने का चांस
मुझे नहीं नजर आता है, तो बेहतर है कि इसको एग्जिट किया जाए। साउथ इंडियन बैंक पर न्यूज़ फ्लो भी है और इसके ठीक बाद हम स्टॉक में एक डाउन साइड मूवमेंट भी देख रहे हैं। इसके अलावा इसी स्पेस में कई सारे स्टॉक्स हैं जिस पर नज़र दौड़ाई जा सकती है, लेकिन जहां हम देख रहे हैं बाजार में गिरावट हावी होती हुई, उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में कुछ चुनिंदा काउंटर्स जहां पर बिकवाली का दबाव है और एंट्री पॉइंट्स बनते हुए दिख रहे हैं। क्षितिज, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त अगर आप देखेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में, अगर आप देखें एलगी इक्विपमेंट का स्टॉक जो कि बढ़िया मजबूती के साथ कल तक चल रहा था, आज स्टॉक में एक नेगेटिव डाउनसाइड देखने को मिला है। क्या इस गिरावट को खरीदारी का मौका समझा जाए? 3-3.5% तक की बिकवाली एलगी इक्विपमेंट्स में दिख रही है। बिल्कुल मानसी, देखिए एलगी इक्विपमेंट के अगर चार्ज देखें तो स्टॉक एक बार 600 के लेवल्स को यहाँ पे डिसिसिवली मूव करता दिखाई दिया था कल के सेशन में, बट कहीं ना कहीं आज एक बार फिर से ऊपरी स्तरों से एक बार प्रेशर आता दिखाई दे रहा है प्रॉफिट बुकिंग के चलते। देखिए यहाँ पे अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो बिल्कुल यहाँ पे अभी हालांकि स्टॉक अपने सपोर्ट्स के आसपास जरूर ट्रेड कर रहा है, बट फिर भी मैं सुझाऊंगा कि एक बार कंडीशनल बाय यहाँ पे अपनाएं, बिकॉज अपसाइड में मैं देख पा रहा हूँ 585 के लगभग काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है स्टॉक का। तो एक बार 585 के ऊपर स्टॉक मोमेंटम कैच करता है फिर से, तो वहां पे एक बार लॉन्ग ली जा सकती है। फिलहाल के लिए थोड़ा सा साइडलाइन रहे, एक बार 585 के ऊपर निकलता है तो एक बार फिर से स्टॉक 620 630 के लेवल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो फिलहाल के लिए सलाह रहेगी साइडलाइन है और एक बार मोमेंटम अपसाइड मोमेंटम कैच होने की वेट करिए। एलगी इक्विपमेंट पर ये राय, लेकिन मिड कैप में जैसा कि मानसी चर्चा कर रही हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत ही बड़े बड़े मूव्स आज शेयरों में हमें दिख रहे हैं। एक शेयर है तेजस नेटवर्क्स, आज ये अपने ये रिकॉर्ड ऊंचाई पर ये शेयर ये पहुंचा है और अगर हम इस साल की बात करें तो 37-38% के आसपास की तेजी इसमें ऑलरेडी हो चुकी है और ये आज की जो तेजी है तकरीबन 4 साल की सबसे बड़ी तेजी शेयर में बनी है। 12.5-13% ऊपर ये शेयर है। इस पर जरा नागराज आप जरा व्यू दीजिए, एक जरा टेक्निकल चेक कीजिए इसका। ये रैली कहां तक जाते हुए आपको दिख रही है? क्या स्टॉप लॉस ट्रेल करके ऊपर बने रहे शेयर में जिसके पास है? अपसाइड मोमेंटम में स्टॉक कई दिनों से हायर टॉप्स हायर बॉटम जो फॉर्मेशन हो रहा है ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रेंथ ग्रेजुअली ये स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड हो रहा है। मेरे ख्याल से थोड़ा कुछ कंसोलिडेशन आ सकते हैं, इतना बढ़ने के बाद 700 to 850 तक बढ़ने के बाद एक 3-4 दिन में एक कंसोलिडेशन रहेगा, वो एक बेस बन सकता है। मेरे ख्याल से 800 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है इनिशियली और ऊपर के लेवल पे अराउंड 880-890 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तेजस नेटवर्क्स पर ये व्यू, लेकिन एक खास इंटरव्यू आपके लिए जो किया है मानसी ने ही। फिल्मों में अपनी खास पहचान बना चुके हैं सुनील शेट्टी। आप सभी जानते हैं कि बिजनेस में भी अपनी दिलचस्पी रखते हैं, होटल कारोबार में, हॉस्पिटैलिटी में एक ठीक ठाक नाम है उनका और हाल ही में उन्होंने हेल्थ केयर वेंचर बायो हैकर में निवेश किया है। इस निवेश को लेकर हमारे सहयोगी से उन्होंने खास बातचीत की, आइए सुनते हैं। वेलकम टू दिस इनक्रेडिबली स्पेशल सेगमेंट ऑन ईटी नाउ स्वदेश। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन से लेकर बिजनेस जगत तक अपने नाम का परचम फहराया। जी हाँ, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं लाखों दिलों की धड़कन मिस्टर सुनील शेट्टी से। थैंक यू। पहले मेरा एक सवाल है आपसे, आप गुजराती हो? मैं गुजराती हूँ। आप हिंदी ऐसे कैसे बोलते हैं? लैंग्वेज हैज ऑलवेज बीन माय फोर्टे। बहुत अच्छा लगता है ऐसी हिंदी। ओह माय गॉड, आई गेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ माय डे। अनबिलीवेबल यार। अभी आपने कहा कि इंग्लिश में करेंगे, हिंदी में आप बात कीजिए, तो मैं सोचा ठीक है गुजराती है, चलो हिंदी में मैं भी बात कर लूंगा, लेकिन आपकी हिंदी देखकर मैं डर गया अभी तो। इफ आई फंबल इट्स बिकॉज़ ऑफ यू। नो, आई वोंट लेट यू फंबल एंड please be free enough to talk in Hindi, English and Gujarati if you want as well. So let's start with the interview and I would say sir, you have always been confident about the India story. भारत की ग्रोथ स्टोरी पर आपको हमेशा भरोसा रहा है और उसका जीता जागता उदाहरण है कि आप इतने सारे स्टार्टअप्स को एक तरह से मोटिवेट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं इन योरसेल्फ, इन योर कैपेसिटी। आपके कई सारे इनोवेशंस हैं। आपको क्या लगता है आज के स्टार्टअप एनवायरनमेंट को किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है और ग्रोथ स्टोरी पर आपका क्या कहना है? आई थिंक फिनोमिनल, यू नो, इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इज फिनोमिनल। आप स्टार्टअप्स देखिए, फिनटेक हो, एड्यूटेक हो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप फाइनेंस देखिए, आप हर फोन पे आज फोन पे सब कुछ होता है। किसने सोचा था 3 साल पहले जब शायद प्रपोज हुआ तो लोग हंसते थे कि ऐसे कैसे गांव में हो सकता है, लेकिन आज गांव में आप कैश लेकर जाओ और बोलते सर आप
पेटीएम कीजिए सर, आप ये कीजिए सर, आप वो कीजिए। दैट्स हाउ इट्स ग्रोन। इंफ्रास्ट्रक्चर, शूटिंग के लिए जाता था मैं, मनाली में गया था कुछ महीने पहले, अनफॉर्चुनेटली ऑफ कोर्स अब फ्लड्स की वजह से बहुत कुछ गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ डैमेज एंड मे एवरीथिंग बी ओके, बट आप एक जगह से दूसरी जगह जहाँ 9 घंटे लगते थे, आज आप 90 मिनट में पहुँच रहे हो। सो this means India is growing and will continue to grow. Absolutely. And in every sector, agriculture, tech, infrastructure, we are just growing leaps and bounds. And स्टार्टअप इंडस्ट्री को देखोगे तो आप इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, बिटवीन एमएसएमईज एंड स्टार्टअप्स इतने सारे स्टार्टअप्स हैं, दैट इज अनबिलीवेबल। आप आईडेक्स चाहिए, आप नीति आयोग या अटल इंक्यूबेशन मिशन के द्वारा देखिए, इट्स अनबिलीवेबल। तो आई सी ब्रिलियंट टाइम्स, लेकिन साथ साथ मुझे एक प्रॉब्लम भी दिखाई देता है कि आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, फाइनेंस भी है, मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन में एक कुछ खामियां हैं और कमियां हैं, तो दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड। और ये स्टार्टअप को ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हर बार मैं यूनिकॉर्न नहीं बन सकता, हर बार मैं 50x के पास नहीं जा सकता। मुझे एक एमएसएमई की माइंडसेट के साथ कंजर्वेटिव होकर मेहनत करनी पड़ेगी और धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा। माय फादर नेवर बिकेम 100x और अ यूनिकॉर्न। तो ये था एक्शन हीरो सुनील शेट्टी का बिजनेस प्लान। जाने जाते हैं अपनी एक्शन के लिए और साथ ही अपने स्टार्टअप और बिजनेस नो हाउ के लिए भी। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ संदीप सब्रवाल भी जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून संदीप जी, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। इस वक्त बाजार में मुनाफा वसूली हम ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त अगर फंडामेंटल आउटलुक के लिहाज से देखा जाए, कौन से सेक्टर्स हैं जिससे आप वॉच आउट करें, या फिर ब्रॉडर इंडिसेस हैं, मिड कैप स्मॉल कैप हैं, जहां पर आपको लगता है कि गिरावट में एक बार खरीदारी का मौका ढूंढा जा सकता है? किस पर नजर है आपकी? मार्केट बाय ऑन डिप्स ही है, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में सडनली गिरावट आ जाएगी, क्योंकि अभी 3 महीने पहले ही काफ़ी बड़ी गिरावट आके ख़त्म हुई है। तो अभी एक अपमूव आया जिसमें 18,500 तक जब मार्केट आया था, तब तक तो ज़्यादातर लोगों का व्यू यही था कि मार्केट सस्टेन नहीं करेगा। अब थोड़े लोग बुलिश होने शुरू हुए हैं। लगता है अभी अगले 2-3 महीने मार्केट ठीक रहना चाहिए। और लार्ज कैप इंडेक्स अगर हम निफ्टी और सेंसेक्स देखें तो उनमें अपसाइड अभी थोड़ा कम रह गया है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से कुछ परसेंटेज और ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद या कंसोलिडेशन या कुछ करेक्शन देखनी पड़ेगी। मिड कैप्स में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, वो फाइनेंशियल्स हो गए, ऑटो एंसिलरीज हो गए, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है। तो अलग अलग टाइप के डिफेंस थीम की कंपनीज हैं, तो उनमें से कुछ बहुत चढ़ भी गए हैं, तो उनमें रिस्क बढ़ जाता है कि करेक्शन जब कोई स्टॉक 50-60% या 100% डबल हो जाता है, तो वहाँ से 20-30% गिर भी सकता है। तो अभी जो लोग निवेश कर रहे हैं उनको इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि सडनली कोई करेक्शन आएगा, तो करेक्शन को इनको राइड करना पड़ेगा। करेक्शंस में बाजार में मौके खोजने होंगे। सर आपसे ये भी समझना चाहेंगी कि अब तो बैंकिंग में एक तरह से दिग्गज की सबसे बड़ी पोजीशन है, एचडीएफसी बैंक ने ले लिया उसको, लेकिन अगर किसी को बैंकिंग में कुछ खरीदना हो, अगर और नए नज़रिए से कुछ नया निवेश अगर करना हो, तो आपके हिसाब से आपके फेवरेट स्टॉक्स कौन से हैं? क्या आप एचडीएफसी, आईसीसी या फिर एक्सिस बैंक इनके साथ जाएंगे, या फिर सरकारी बैंकों में आपको एसबीआई पे ज़्यादा भरोसा लग रहा है? ये सरकारी बैंक्स में थोड़ा इशू आएगा अगले 1-2 साल में, क्योंकि इनके डिपॉजिट ग्रोथ इतना ज़्यादा नहीं है, और लो कॉस्ट डिपॉजिट जो कि इनको हम कासा कहते हैं, वो ज़्यादा बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ जा रहा है। तो अगर लोगों को बैंकिंग में निवेश करना है तो बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को प्रेफर करना चाहिए। तो उसमें मेरा प्रेफरेंस रहेगा आईसीआईसीआई बैंक, फिर एक्सिस बैंक, उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट और फिर एचडीएफसी बैंक आज के प्राइसेस पे। तो चलिए ये रहा बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर भी एक फंडामेंटल आउटलुक संदीप जी की तरफ से। लेकिन चलिए अब बाजार बस बंद होने को कुछ मिनट बाकी है, उससे ठीक पहले बीटीएसटी ट्रेड्स हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से जान लेते हैं। क्षितिज बताइए, कौन से बीटीएसटी ट्रेड्स या फिर एसटीबीटी इस बाजार में करना चाहेंगे? तो
इनफैक्ट यहाँ पे जो थोड़ा सा एक पॉजिटिव सिग्नल निकल के आ रहा है वो ये कि निफ्टी 19,400 को कहीं ना कहीं थोड़ा होल्ड ऑन करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करके चलूंगा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पे रहने चाहिए कल के सेशन में। तो आज जो मैं ट्रेड्स देना चाहूंगा बिल्कुल बीटीएसटी के ऊपर ही यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस दिखाऊंगा। अभी जो मेरा फोकस रहेगा वो रहेगा मेटल काउंटर के ऊपर। तो पहला जो स्टॉक रहेगा एज अ बीटीएसटी वो रहेगा जिंदल स्टील का। जिंदल स्टील की अगर बात करें तो पिछले आधे घंटे में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। इनफैक्ट मार्केट अंडर प्रेशर है, बट जिंदल स्टील कहीं ना कहीं अपनी डेज हाई के आसपास ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे बीटीएसटी ट्रेड बिल्कुल लेके चल सकते हैं, जिस तरह का मोमेंटम स्टॉक ने कैच किया हुआ है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है लगभग 635 634 के जोन में। यहाँ पे सुझाऊंगा 622 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल पोजीशन बनाई जा सकती है। ऊपरी स्तरों पे मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ 650 तक के लेवल्स यहाँ पे स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा एनएमडीसी का। एनएमडीसी ने कल एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला था स्टॉक के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं आज मार्केट में प्रेशर के चलते एक स्टॉक में थोड़ा सा एक प्रेशर आता दिखाई दिया, बट अभी भी चार्ट काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अगेन लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिल रही है। तो एनएमडीसी वुड बी माय नेक्स्ट बेट एज अ बीटीएसटी। 111 रुपए 50 पैसे के लगभग स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 110 रुपए के नीचे। अपसाइड में 115 रुपए तक के लेवल स्टॉक के अंदर बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं। तो एनएमडीसी और जिंदल स्टील ये दो स्टॉक रहेंगे मेटल काउंटर में से एज अ बीटीएसटी। तरफ से मेटल काउंटर्स में बीटीएसटी, जिंदाल स्टील और एनएमडीसी। नागराज, आपके बीटीएसटी ट्रेड्स? जी हाँ, बीटीएसटी अगर आप देखोगे तो बिरला सॉफ्ट एक स्टॉक है, कंटिन्यूसली रेंज मोड एक्शन में था। आज एक जो रेंज का अपसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। चार्टिकली अच्छा खासा पैटर्न बना हुआ है, वॉल्यूम भी राइज हुआ है ड्यूरिंग द ब्रेकआउट। मुझे लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम पिकअप होना चाहिए। मेरे ख्याल से इधर 160, 150, 162 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, इधर से बाय कर सकते हैं। उसका टारगेट रहेगा 360, 150, 362 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। उसका अपसाइड टारगेट रहेगा 380 का, और 345 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एक 2-3 दिन के लिए कर सकते हैं। बिरला सॉफ्ट 362 के लेवल्स पर करीब 4% की मजबूती स्टॉक दिखा रहा है, खरीदारी के मौके बनते हुए। छोटे से ब्रेक के लिए 19,400 के आसपास निफ्टी संभलने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी बैंक भी हरे निशान में लौटा है, तो थोड़ी सी बाइंग लोअर लेवल से जरूर आई है। निफ्टी बैंक में हमने देख रहे हैं कि 30-35 अंकों का सुधार है लोअर लेवल से। निफ्टी बैंक में भी थोड़ी हल्की से बाइंग के इंडिकेशंस आ रहे हैं। लेकिन आप जरा क्षितिज डेल्टा कॉर्प जरा व्यू दीजिए। आज भी हालांकि इसमें 5% के आसपास की कमजोरी है। कल हमने 22-23% की नरमी शेयर में देखी, आज वो कंटिन्यू हो रही है। 180 के नीचे फिर से गई है। कहां तक आपको लगता है कि डेल्टा कॉर्प अभी गिर सकता है? क्योंकि इसमें जो भी अहम जो एवरेजेस हैं 50 DMA, 100 DMA, 200 DMA सारे के सारे टूट गए हैं। कहां तक थमेगी गिरावट ये? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए डेल्टा कॉर्प की अगर हम लोग बात करें तो कल के सेशन में एक बहुत ही बड़ा फॉल स्टॉक के अंदर देखने को मिला था। जीएसटी के रेट्स को रिवाइज करने के बाद जिस तरह की न्यूज आई है, स्टॉक के अंदर एक नेगेटिव यहाँ पे इंपैक्ट आता दिखाई दिया, और आज के सेशन में वो कहीं ना कहीं सेलिंग कंटिन्यू होती दिखाई दे रही है। देखिए, पहले तो मैं सलाह देना चाहूंगा जिन क्लाइंट्स के पास या जिन इन्वेस्टर के पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है, तो किसी भी टेक्निकली अगर बात करें तो 165 से 160 के जोन में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो जरूर है, बट किसी भी हालत में अगर ये सपोर्ट्स टूटते हैं तो फिलहाल आपको सलाह रहेगी स्टॉक में से एक बार निकल जाइए। बिकॉज 165 के लेवल एक बार डाउन साइड में ब्रेक करता है स्टॉक, तो वहां से कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर एक बार फिर से माउंट होता दिखाई दे सकता है। ऊपरी स्तरों की बात करते हैं तो फिलहाल जैसे स्टॉक 180 के लगभग ट्रेड कर रहे हैं, तो थोड़ी वॉलिटिलिटी यहाँ पे थमने में थोड़ा सा समय लेगी, 1 से 2 दिन का समय लेगी। बट अगेन यहाँ पे अभी किसी भी तरीके का बाय अटेम्प्ट बिल्कुल मत करिए। कई बार हम लोगों ने देखा है इन्वेस्टर्स जब कोई स्टॉक ज्यादा गिर जाता है तो वहां पे बाय अटेम्प्ट करने के लिए निकलते हैं, बट यहाँ पे सलाह रहेगी फिलहाल बाय तो बिल्कुल अटेम्प्ट ना करें। डाउन साइड में एक बार 165 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे मेंटेन करें अगर लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी होल्डेड है तो। ठीक है, बॉटम फिशिंग की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है डेल्टा कॉर्प के शेयर में। डेल्टा कॉर्प के शेयर से दूर रहना है जब तक स्थितियां साफ नहीं होती, जब तक ये गिरावट थम के थोड़ी सी स्थिरता के संकेत शेयर में नहीं आ जाते हैं। लेकिन आज वायदा बाजार के ज्यादा गिरने वाले शेयरों में पीएनबी का शेयर भी शामिल है। हालांकि हमने एक तेजी देखी थी लोअर लेवल्स में और फिर से 60 रुपए के आसपास ये शेयर गया था, लेकिन आज 4% का स्टीप फॉल 59 रुपए के नीचे आया है। नागराज, इस डिप को क्या बाय करेंगे या फिर अभी भी थोड़ा सा शेयर नीचे आ सकता है? आप एक बार स्टॉक का नाम बताएंगे? पीएनबी। ओके, पंजाब नेशनल बैंक का। चार्टिकली एक पीएनबी पीएसयू बैंक में एक शार्प गिरावट आई है। कल
कई सेशन से एक अच्छा खासा एक अपसाइड मोमेंटम बना हुआ था। टेक्निकली हम मान सकते हैं कि हायर टॉप्स हायर बॉटम के हिसाब से जो इतना बढ़ने के बाद रिसेंटली चार्टिकली आप देखोगे 52 रुपए से 62 रुपए तक, कभी कभी करीब करीब 10 रुपए का जो ऑलमोस्ट ऑल 20% का एक अपसाइड के बाद आज नेगेटिव रिएक्शन आया है। थोड़ा कुछ डाउनवर्ड करेक्शन रहेगा ये स्टॉक्स में। मेरे ख्याल से अराउंड 56 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, उधर से एक बेस बिल्डिंग बन सकता है। ये भी, लेकिन हम देख रहे हैं कि मेटल से आज बाजार को अच्छा खासा सपोर्ट है और तमाम स्टॉक्स आज 2 से 2.5% के आसपास की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। जिंदल स्टील, हिंडाल्को, सेल, टाटा स्टील, यहाँ पर हमें तेजी दिख रही है। हालांकि टाटा स्टील में थोड़ी सी तेजी अब कम हो गई है। कहीं बीटीएसटी के मौके दिख रहे हैं क्षितिज मेटल स्पेस में? बिल्कुल अभिषेक, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बीटीएसटी के 2 ट्रेड सुझाए थे, दोनों ही मेटल काउंटर के ऊपर थे। पहला था एनएमडीसी का, दूसरा था जिंदल स्टील का। देखिए बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव्स यहाँ पे स्ट्रक्चर बनते दिखाई दे रहे हैं दोनों ही स्टॉक्स में, और इनफैक्ट मार्केट पे प्रेशर आने के बावजूद जिस तरीके से मेटल स्पेस अपने आप को संभालता दिखाई दिया है, मुझे लगता है कल के सेशन में एक बार यहाँ पे बाइंग बिल्कुल दिखनी चाहिए मेटल काउंटर के अंदर। तो एनएमडीसी और जिंदल स्टील दोनों ही स्टॉक मैंने ऑलरेडी बीटीएसटी में अपने क्लाइंट्स यहाँ पे आपके क्लाइंट्स को सुझाए हैं। इनफैक्ट बीटीएसटी में क्षितिज की तरफ से मेटल काउंटर्स ही शामिल है। मेटल्स के अलावा आईटी, रियल्टी में हम कुछ हद तक बाइंग देख रहे हैं, लेकिन ऑटो स्पेस, क्षितिज आपसे ही जानना चाहूंगी, निफ्टी ऑटो इंडेक्स में कमजोरी भले ही देखने को मिली हो, लेकिन टाटा मोटर्स के चार्ट्स को पुल अप कीजिए और पिछले 15 मिनटों में स्टॉक में एक शार्प अप मूव देखने को मिला है। ये जो बाइंग नजर आ रही है, इसे कैसे देखा जाए? अगर कैंडल वाइज देखेंगे तो एक शार्प अपटिक आप देखेंगे ऑलमोस्ट 3 बजे के साथ साथ देखने को मिला है और ये अप मूव अब भी जारी है। बिल्कुल मानसी, देखिए टाटा मोटर्स की बात करें तो अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए हैं। इनफैक्ट अभी यहाँ पे अपना जो अपसाइड मोमेंटम है, स्टॉक स्लो एंड स्टेडीली मूव करता जा रहा है अपसाइड में। अगर बात करें शॉर्ट टर्म चार्ट्स की तो पिछले आधे घंटे में लोअर लेवल से बाइंग उभरी तो जरूर है, बट फिलहाल अगर मैं यहाँ पे पैटर्न वाइज देखूं तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्टॉक का डेवलप हो रहा है 630 के लगभग। तो एक बार मैं वेट करूंगा, अगर 630 के ऊपर यहाँ पे स्टॉक फिर से कैच करता है मोमेंटम तो वहां पे लॉन्ग बेट लेने की सलाह रहेगी, यानी कि कंडीशनल बाय रहेगी। फिलहाल के लिए 630 का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल मान के चल सकते हैं टाटा मोटर्स के अंदर। रियल एस्टेट स्टॉक्स आज परफॉर्म कर रहे हैं और इसमें नागराज एक तो लोढ़ा, मैक्रोटेक डेवलपर्स में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 2-2.5% के मूव्स, लेकिन फीनिक्स मिल्स की जो आज की चाल है करीब 6-7% की तेजी। ये स्टॉक पिछले 1 महीने में कोई मोमेंटम इतना बड़ा नहीं दिखा रहा था, लेकिन आज ही आज स्टॉक में तेजी है। ये क्या वन ऑफ है या फिर कोई ट्रेड बनता है? जी हाँ, अच्छा खासा चार्ट पैटर्न भी बना हुआ है। एक छोटा सा कंसोलिडेशन या छोटा सा डिक्लाइन के बाद शार्प अपसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, और लॉन्ग टर्म चार्ट्स भी अच्छा खासा इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिवली कंटिन्यूअसली ये स्टॉक अपसाइड में सर्ज हो रहा है। उसका डाउनवर्ड रिएक्शन उतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं किया है। मेरे ख्याल से आगे वाले दिनों में और भी एक तेजी दिख सकती है स्टॉक में। ठीक है, फिनिक्स मिल्स पर ये भी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल स्पेस में खास तौर से जो बड़े बैंक्स हैं वहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी बाइंग आई है और उसके चलते ही निफ्टी बैंक को सपोर्ट भी मिल रहा है। सरकारी बैंकों की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है, हम देख रहे हैं कि पीएनबी, बीओबी वहाँ पर कमज़ोरी है। लेकिन बैंकिंग में अगर हम दिग्गजों की बात करें, अगर क्षितिज आपको कहीं उसमें लॉन्ग के मौके दिख रहे हैं, कहीं कुछ बीटीएसटी करने की सलाह देंगे आप? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए अगर यहाँ पे किसी को बैंकिंग स्पेस में से बेट करना है और बीटीएसटी करना है तो मेरी जो पिक रहेगी वो रहेगी प्राइवेट सेक्टर बैंक में से आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। आईसीआईसीआई बैंक की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में ऊपरी स्तरों से प्रेशर जरूर देखने को मिला, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी भी 1.25 से 1.5% के गेंस को होल्ड करता दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो पिछले 4 दिन के हाइस के ऊपर ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। तो अगर किसी को बीटीएसटी ट्रेड लेनी है बैंकिंग काउंटर में से तो आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर नजर बना के रख सकते हैं। डाउनसाइड की अगर बात करें तो स्टॉक ने एक अच्छा खासा सपोर्ट डेवलप कर लिया 945 का। 945 के नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अपसाइड में मुझे लगता है 970 तक के लेवल स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो बैंकिंग काउंटर में से आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट्स काफी पॉजिटिव है फिलहाल। आईसीआईसीआई बैंक, इसके चार्ट्स काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं फिलहाल, लेकिन लॉन्ग्स बिल्टअप कुछ स्टॉक्स में नजर आ रहे हैं और इस कैटेगरी में आईटी काउंटर्स ही शामिल हैं। लॉन्ग्स बिल्टअप में नागराज, इन्फो एज, टीसीएस और कोफोर्ज, साथ ही इन्फोसिस को जोड़ लीजिए। बाजार में हम देख रहे हैं कमजोरी का माहौल दिखा और आज आईटी सेक्टर ने सरप्राइजिंगली अप मूव दिखाए। इन स्टॉक्स पर क्या राय होगी? आप चार्टिकली आईटी सेक्टर में देखोगे कि अभी भी चार्ट एक छोटा सा डिक्लाइन के बाद जो अपसाइड मोमेंटम आज दिखा है, जो फ्रंट लाइन आईटी एंड मिड कैप, छोटा सा मिड कैप आईटी में, ये अच्छा खासा एक पॉजिटिव संकेत है। मेरे ख्याल से एक
जो मेजर जो आईटी पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और एक आगे वाले दिनों में अपसाइड ब्रेकआउट देने की एक कोशिश रहेगी। मैं मानता हूं कि आईटी स्टॉक्स में पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। कुल बाजार क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ, अभिषेक आप कुछ कह रहे हैं? एक स्टॉक जरा क्षितिज चेक कीजिए, केशोराम आज बढ़िया तेजी है और हालांकि बहुत हमने कुछ खास मूव्स पिछले कई सत्र में देखा नहीं है, लेकिन आज की तेजी थोड़ी सी अलग है। 7% के आसपास की तेजी है, 70 रुपए का आज हाई बनाया है शेयर ने। केशोराम आपको लगता है कि ये तेजी सस्टेन करेगी? यहाँ पे मेरा व्यू बिल्कुल मैच करता है आपके साथ। यहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छे खासे मूव्स दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट मल्टीपल डेटाज है जो यहाँ पे कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि जो रैली आज के सेशन में स्टॉक में देखने को मिली है आने वाले सेशन में भी कंटिन्यू रहनी चाहिए। पहले तो मैं बात करूंगा वॉल्यूम्स की, अच्छे खासे वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। टेक्निकली स्टॉक ने राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने के बाद ब्रेकआउट दिया है। तीसरा, अगर मैं डिलीवरी डेटा की तरफ देखूं तो डिलीवरी डेटा काफी ज्यादा पॉजिटिव है स्टॉक के अंदर, तो बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव नजरिए से स्टॉक के अंदर पोजीशन बना सकते हैं। डाउनसाइड की बात करें तो स्टॉक ने अच्छा खासा सपोर्ट डेवलप कर लिया 65 के आसपास, तो 65 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अपसाइड में 74 से 75 तक के लेवल्स यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है केशोराम के। तो चार्ट स्ट्रक्चर ऑन दैट नोट क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। आज दिन की शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद बाजार में मुनाफा वसूली भी देखने को मिली। वीकली एक्सपायरी किन स्तरों पर कटती है इस पर नजर रहेगी। नए रिकॉर्ड्स हमने देखे, उसके ठीक बाद हमने गिरावट भी देखी, ऊपरी स्तरों से बिकवाली का दबाव, लेकिन इस बिकवाली में आईटी सेक्टर ने सरप्राइजिंग मूव्स दिखाए। टीसीएस के नतीजे क्या आए? आईटी सेक्टर का मूड ही सुधर गया। इनफैक्ट नतीजे इतने भी मजबूत नहीं थे, मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स, क्योंकि मुनाफे के फ्रंट पर बढ़त जरूर दिखी, लेकिन उसके ठीक बाद अब देखेंगे आईटी सेक्टर की मेजर कंपनियां और साथ ही मिड कैप आईटी प्लेज में अच्छा खासा एक्शन। इनफैक्ट एचसीएल टेक्नोलॉजीज के कमजोर नतीजे थे, नतीजों के बाद स्टॉक में एक रिएक्शन डाउनसाइड का भी दिखा, लेकिन उसके ठीक बाद स्टॉक ने अपने आप को संभाला भी। इसके अलावा न्यू एज टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स का भी आज दिन था। इस सेगमेंट में जोमेटो लगातार 4 दिनों से अच्छी खासी मजबूती दिखा रहा है। ये मजबूती आज भी जारी रही और क्लोजिंग के दरमियान भी अगर आप देखेंगे जोमेटो में करीब 7% के मूव्स के साथ अच्छी मजबूती पर क्लोजिंग। पीबी फिनटेक भी करीब 4% की बढ़त दिखाते हुए, जहां पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स है उनका एक असर हम देख रहे हैं स्टॉक प्राइस में। जैसे कि आनंद राठी अच्छे नतीजे आए, उसके ठीक बाद हमने देखा करीब 8% के मूव्स आनंद राठी के स्टॉक में देखने को मिले। बाजार क्लोज होते हुए भी स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन आप देखेंगे। वहीं 5 पैसा के भी मजबूत नतीजे और नतीजों के ठीक बाद 4% तक की तेजी इस स्टॉक में भी हाथ नजर आई। विप्रो के नतीजे आज आने वाले और नंबर से ठीक पहले कंसर्न, लेकिन आईटी सर्विस आय में करीब 1.5% की गिरावट का अनुमान है। मुनाफे और मार्जिन पर दबाव की संभावना जरूर देखने को मिलेगी। बाजार के इस मुनाफा वसूली के दौर में कौन से स्टॉक्स रहे जिन्होंने बाजार को संभालने का काम किया? मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, सबसे आगे आईटी सेक्टर से जुड़े स्टॉक से होंगे, जहां पर सरप्राइजिंग मूव्स हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये सारे के सारे स्टॉक्स में हम पॉजिटिव मूवमेंट देख रहे हैं। इसके साथ बैंक फाइनेंशियल्स भी खड़े हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक। तो आज के सत्र में बाजार को संभालने का काम आईटी सेक्टर और साथ ही बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स ने किया। इसके ठीक विपरीत रिलायंस, पावर ग्रिड, मारुति, भारतीय एयरटेल और एचसीएल जैसे काउंटर्स रहे जिसमें बिकवाली का दबाव रहा। बाजार की फाइनल क्लोजिंग आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में एडवांसेस का आज हम देख रहे हैं पलड़ा कमजोर, 727 एडवांसेस के सामने डिक्लाइंस का पलड़ा भारी, 1386 डिक्लाइन, 19,441 के लेवल्स पर हर निशान के साथ। लेकिन ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली दिखाने के बाद निफ्टी में क्लोजिंग सेंसेक्स 65,646 के लेवल्स पर, 44,730 के इर्द गिर्द बैंक निफ्टी में क्लोजिंग। मिड कैप और स्मॉल कैप पॉकेट्स में भी हमने देखा आखिरी घंटे में मुनाफा वसूली देखने को मिली। तो सेशन की शुरुआत मजबूत, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग का फेज, वीकली एक्सपायरी इस तरह की देखने को मिली। नागराज और क्षितिज, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। चलिए इसी के साथ क्लोजिंग कॉल्स को हम यही समेट रहे हैं। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार। पानी से भरी बाल्टी